स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लगातार हमारी जो राजस्थान क्वेश्चन के 500 वाली सीरीज है वो लगातार जारी है। हम क्वेश्चन को फटाक से आगे टेक करके नहीं निकल रहे हैं, हम उसका व्याख्या कर रहे हैं डिटेल में। हर क्वेश्चन की स्ट्रॉन्ग व्याख्या दे रहे हैं आपको। अब फायदा आपको उठाना होगा, आप लगातार इन क्लासों को देखते रहिएगा और जब भी आपका एग्जाम है उससे पहले तो जरूर देख के जाइएगा। यहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अगर या तो क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट छपेगा या फिर आपको व्याख्या में से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्लास पूरी देख के आप जरूर बताएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन आए उन क्वेश्चन का आंसर आप जरूर साथ में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप खुद कोशिश करेंगे तो फिर आपको ज्यादा याद होने वाला है और वो लंबे टाइम तक याद रहने वाला है। यह भी आप एक मान के बाद चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और इसी उम्मीद के साथ में हम ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जरूर देखिएगा। पूरा लेक्चर देखने के बाद में आप अपना कमेंट करके जरूर बताएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा और इसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा था आपके हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये देखिए पहला क्वेश्चन आज का, जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है, चाहे आप बेराट उठा के देख लीजिएगा, चाहे कालीबंगा से वाले देख लीजिएगा, या चाहे गिलोन देख लीजिएगा, या फिर ये कौन सी वाली आहर सभ्यता, इनमें से प्रश्न हर बार आता है और हर एग्जाम में आता है। इसलिए आप देखिए, अब प्रश्न है ज्योति हुई, प्रश्न है देखिए ज्योति हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब आपको बताना है कहां से मिला है। जूते हुए खेत की बात कर रहा है, जूते हुए खेत के अवशेष कहां से मिले हैं। तो देखिए कालीबंगा से मिला है, या फिर मोहनजोदड़ो से मिला है, या फिर बनवाली से मिला है, या फिर हड़प्पा से मिला है। जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिए तब तक मैं कुछ जानकारी दे देता हूं। और आपको बता दें, जूते हुए खेत के अवशेष, जूते हुए खेत के अवशेष, खेत के अवशेष कहां से मिले थे, कोई बता पाएगा। तो ध्यान रखना, ये आपके मिले हैं कहां से, कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये तो होगा, ठीक है, कालीबंगा का सबसे पहले प्रश्न यह आता है। अब हम उसकी पूरी की पूरी कालीबंगा के बारे में डिटेल से जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि बार बार कालीबंगा आ रहा है। तो यहां से अब देखिए कालीबंगा कौन से जिले के अंदर है। तो ध्यान रखना, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। अब इसके कई बार पूछा जाता है कि ये कौन सी नदी के किनारे है। तो नदी देखा, ध्यान रखना, घग्घर नदी है, घग्घर नदी के किनारे यह सभ्यता पनपी है भैया, ठीक है। अब एक बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी। तो ध्यान रखना, प्रथम जानकारी, क्या प्रथम जानकारी किसने दी। तो ध्यान रखना, इटली का एक व्यक्ति था, एलपी टेसीटोरी। ध्यान रखना, यह व्यक्ति मदीना इटली देश का निवासी था, जो कि बीकानेर में इन्होंने बीकानेर और गंगानगर वाले क्षेत्र में या हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में इन्होंने कई दिन तक जानकारी एक खोज की थी। तो सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम है एलपी टेसीटोरी। लेकिन सबसे पहले जो ये का नाम है कालीबंगा, एक एक हर लाइन में प्रश्न है, ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता की खोज ध्यान रखना, खोज किसने की थी सबसे पहले। तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 1953 के अंदर, और इस व्यक्ति का क्या नाम है, अमलानंद घोष। क्या नाम है, अमलानंद घोष नाम है इस व्यक्ति का, जिसने सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में खोज की थी। ये जानकारी सबसे पहले जानकारी तो एलपी टेसीटोरी है, लेकिन इसकी खोज सबसे पहले 1953 किसने की है, अमलानंद घोष ने की। अब देखिए, अब इसका जो सबसे पहले उत्खनन कार्य है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर टफ प्रश्न बनाता है तो हमेशा यहीं से बनता है उत्खनन कार्य। अब उत्खनन कार्य कब से कब, 1961 से लगाकर 1969 तक ये यहां तक कार्य चला था।
और इसमें 3 व्यक्तियों का सबसे बड़ा रोल है। उन तीनों व्यक्तियों का नाम आपको पता होना चाहिए, हर बार वो पूछता है, अगर टफ क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बनने वाला है। अब देखिए, एक व्यक्ति का नाम है बेबेलाल। बेबेलाल, बेबेलाल नाम आपको ध्यान रखना है। एक का क्या नाम है? बेके थापर, बेके थापर और एमडी। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है एमडी खरे। तो अब आपको ये नाम वाला पूरा झंझट है मिटा देना। ध्यान रखना, एलपी टेसिटोरे, अमलानंद घोष, बेबीलाल, बेके थापर और एमडी खरे, ये किस सभ्यता से संबंधित है? राजस्थान के। तो ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। और यह सभ्यता कौन से जिले के अंदर है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। नदी घग्गर नदी है। अब देखिए, कालीबंगा का जो अर्थ है शाब्दिक, अब जो शाब्दिक अर्थ है कालीबंगा का वो क्या है? तो ध्यान रखना, शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां। ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। तो यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, एक प्रश्न और आता है यहां से, राजस्थान का जो कालीबंगा है उसी हिसाब से पाकिस्तान के जो मिलता जुलता ही एक वहां से भी स्थान मिला है, जिसका नाम है कोट दिजे। यह भी लगभग समानता रखता है किससे? कालीबंगा से। यह भी आप पता रख लिया। उसके अलावा ध्यान रखना, यह तो पाकिस्तान के अंदर है, यह भी ध्यान रखना। अब देखिए, यहां तक क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। और एक आपका बार बार पूछा जा रहा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्या नाम है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने क्या कहा था भाई? इन्होंने यह कह दिया, जो आपके क्या नाम है इसका, कालीबंगा है वो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के तीसरी राजधानी कहा था। किसको? कालीबंगा को तीसरी राजधानी। हड़प्पा सभ्यता के तीसरी राजधानी किसको कहा था? कालीबंगा को कहा था। यह भी ध्यान रखना। तो कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी जो कि कालीबंगा, जो कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। अब तक जितने व्यक्तियों के नाम आए सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले एलपी टेसिटोरे, जो कि सबसे पहले इन्होंने बताया था कि यहां पर ये एक जानकारी दी थी, इन्होंने ही सबसे पहले जानकारी दी थी। लेकिन अगर पूछे सबसे पहले खोज किसने किया, तो ध्यान रखना, खोज सबसे पहले आपके अमलानंद घोष। सन याद रखना, 1953, कई बार पूछा गया सन है भी। उसके अलावा जब यहां पर उत्खनन कार्य हुआ, कब से कब? 1961 से 1969 के मध्य। 3 व्यक्ति थे, एक तो बेबीलाल, बेके थापर और एक है एमडी खरे। उसके अलावा एक व्यक्ति और नाम याद रखना, दशरथ शर्मा ने ही हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था। किसको? कालीबंगा को। अब देखिए, यहां पर कुछ साक्ष्य मिले। अब यहां से कुछ साक्ष्य मिले, और ये साक्ष्य कौन कौन से मिले? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य तो आपको पहले भी लिख चुके हैं। कौन सा है? जोते हुए खेत के अवशेष पहले से हम लिख चुके हैं। उसके अलावा यहां से क्या मिले? एक साथ 2 सवादान भी मिले हैं। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं भाई। 2 युग्मित या फिर 2 सवादान या फिर युग्मित बोल सकते हो, युग्मित सवादान, ठीक है। उसके अलावा 2 फसलें एक साथ में उगाते थे। 2 फसलें एक साथ उगाते थे। 2 फसलें एक साथ उगाते थे। उसके अलावा क्या बोलते हैं उसको? लकड़ी की नालियां यहां पर मिली है भाई, लकड़ी की नालियां, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या मिले? 7 अग्निकुंड मिले भाई, 7 अग्नि वेदिकाएं या फिर 7 अग्नि कुंड। 4 नंबर पर 7 अग्नि वेदिकाएं लिख लीजिएगा। और क्या मिले हैं? और यहां पर मिले हैं, ध्यान रखना, यहां पर 5 नंबर पर आपके 6 छेद वाले क्या मिली हैं? 6 छेद वाली खोपड़ी मिली है, जिससे शल्य चिकित्सा के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे लगता है कि यहां पर शल्य चिकित्सा के अवशेष, ठीक है ना, शल्य चिकित्सा भी करते थे। उसके अलावा भी बहुत सारी मिले, यहां पर ईंटें मिली हैं, कच्ची ईंटें मिली हैं, जिससे हम यह आइडिया लगा सकते हैं, हम मोटा मोटा ये बात बोल सकते हैं कि जो भी कालीबंगा सभ्यता के लोग थे वो गरीब लोग या गरीब बस्ती के लोग थे। जल निकासी प्रणाली का यहां पर अभाव पाया जाता था। ध्यान रखना, यहां पर जो स्पष्ट जल निकासी है, स्पष्ट जल निकासी का यहां पर क्या पाया गया? स्पष्ट जल निकासी
का अभाव, यानी कि पूरी तरीके से यहां पर जल निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लकड़ी की नालियां जरूर मिली है। अब देखिए सबसे एक इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न आता है, और वो प्रश्न यह आता है कि कालीबंगा सभ्यता का जो अध्ययन किया गया वो कितने स्तर पर हुआ है। तो ध्यान रखना ये 5 स्तर पर, कितने स्तर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, कितने स्तर पर, 5 स्तर पर। अब 5 स्तर कौन कौन है, एक देखिए 2 स्तर है, वैसे 2 स्तरों पर किया गया, सॉरी 5 स्तर हैं लेकिन है 2, ठीक है ना, 2 भागों में 5 स्तर पर, यह ध्यान रखना। 2, एक तो प्राक हड़प्पा है, अब मैं आपको पूरा यहां डिटेल में बताता हूं, एक प्राक हड़प्पा और एक है विकसित हड़प्पा। विकसित हड़प्पा स्तर 2 थे, अब यहां पर 5 अलग अलग है, देखिए 1 और 2, यहां से 3 और 4 और 5, तो स्तर तो टोटल 2 थे रही। प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, 2 में इसको विकसित किया गया, 1 2 3 4 5, ये ध्यान रखना अलग अलग। उसके अलावा यहां पर जो विभाजित था, जो भी यहां पर प्रशासन, जो भी व्यवस्था थी, पूरा हड़प्पा 2 टुकड़ा में विभाजित था। एक तो दुर्ग, कहां लिखा है, यहां लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए एक तो दुर्ग में था, एक दुर्ग था और एक निचला हिस्सा था, निचला हिस्सा, ठीक है, निचला हिस्सा एक दुर्ग के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था, जो भी राजा महाराजा का वो जो भी ढांचा था वो पूरा दुर्ग के अंदर निवास करता, और निचले हिस्से के अंदर कौन निवास करते थे, जो जनता निवास करते थे। तो ये पूरा पता होना चाहिए, स्तर पता होना चाहिए, वहां का जो व्यवस्थाएं थी वो कितने स्तर पर थी, तो ये सब कुछ पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और उसके अलावा यहां से एक बेलनाकार मोर प्राप्त हुई है, जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहां की जो कालीबंगा सभ्यता है उसका संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से भी रहा होगा, यह भी आपको बात पता होना चाहिए। उसके अलावा जुते हुए खेत के अवशेष, ठीक है ना, 2 फसलों के एक साथ में अवशेष, उसके अलावा युग्मित समाधान मिला है, लकड़ी की नालियां मिली हैं, 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं, 6 छेद वाली खोपड़ी मिली है, जिससे हम यह आइडिया लगा सके कि यहां पर शल्य चिकित्सा के भी अवशेष प्राप्त हुए। उसके अलावा यहां पर भूकंप के साक्ष्य भी मिले, यह भी ध्यान रखना। इस सभ्यता का अंत भी माना जाता है कि भूकंप के कारण हुआ होगा। जल निकासी का एकदम मतलब सही ढंग से अगर जल निकासी का माना जाए तो वहां पर व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहां पर लकड़ी की नालियां जरूर प्राप्त हुई हैं। तो ये चीजें पूरे आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, पूरा का पूरा पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और घुमा फिरा के सवाल भी यहीं से आता है, ठीक है ना, इसका मतलब आपको पूरा पता होना चाहिए। ये घग्गर नदी, अब आप कमेंट करके ये बता दीजिएगा, राजस्थान में से ये घग्गर नदी निकलती है, राजस्थान के कौन से जिलों में से निकलती है, और इसका अंतिम छोर बिंदु कहां पर है, यानी कि आगे तक कहां तक जाते हैं ये बता दे रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि मानगढ़ नरसार किस वर्ष में हुआ है, क्या यह 1911 में हुआ, या फिर 1912 ईस्वी में हुआ, या 1913 ईस्वी में हुआ, या 1914 ईस्वी में हुआ। अब देखिए मानगढ़ हत्याकांड पढ़ने से पहले हमें काफी कुछ इसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर प्रश्न ये बार बार आता है, और ये वाला तो सबका फेवरेट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है, जबकि आरपीएससी का भी सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमें एक चीज याद रखना, हम एक सन के हिसाब से याद करते हैं, एक तो 1822, 1841, ठीक है, उसके अलावा 1853, उसके अलावा आप याद कर लीजिएगा 1883, उसके अलावा 1903 और 1913, ठीक है, यह सन तो आपको याद होने चाहिए। अब देखिए 1822 के अंदर क्या होता है, होता यह है कि मेवाड़ जो ये आदिवासी वाला एरिया है ना, इसकी सुरक्षा, इनकी आदिवासी संस्कृति बचाने के टाइम 1822 के टाइम ही अंग्रेजी सरकार द्वारा यहां पर मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई, जबकि 1841 के अंदर मेवाड़ भील कोर की स्थापना की जाती है, जो कि इन आदिवासी संस्कृति को एक तो बचाव के लिए या फिर इनको सुरक्षा देने के लिए, दोनों के लिए इनकी व्यवस्था होती है। लेकिन इन जो भी दोनों बटालियन की स्थापना की गई ना, इन बटालियन का जितना भी खर्च आएगा वो सब अब किससे वसूल किया जाएगा, इन्हीं आदिवासी, इन्हीं भीलों के जो भील
जो भील निवास करते थे ना, उन्हीं भीलों से, जो मानगढ़ वाला है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, यहां पर जो भी निवास करते थे, उन्हीं जनता से, निवास करने वाली जनता से ही क्या वसूला जाएगा, इनका जो खर्चा होगा, जो कि बटालियन बनाई थी, जो कि अंग्रेजों ने कहा वो आपके लिए ही बनाई। तो देखिए 1822 के अंदर सबसे पहले एक बनते हैं मेरवाड़ा बटालियन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मेरवाड़ा बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन। अब आपको पता होना चाहिए कि मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई, तो आप बता देना। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 के अंदर की गई थी, और 1841 के अंदर क्या किया गया, मेवाड़ भील कोर। ध्यान रखना, यह भी कई बार पूछा गया है, मेवाड़ भील कोर। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा है यहां पर कि एक साथ क्रम से याद होते भी। अगर हम 1913 वाला पहला उठा के देखते, याद नहीं होता, क्योंकि ये क्रम से ऐसा ही चलेगा ना, 1822, 1841, 1853, 1913, तो आपको सब कुछ घटनाएं पूरी एक साथ में याद हो जाएगी। अब देखिए 1853 के अंदर क्या हुआ था, मेवाड़ के अंदर ही, आदिवासियों के अंदर ही एक ऐसी प्रथा थी, कुप्रथा मान सकते हैं। 1853 के अंदर डाकन प्रथा चलती थी उससे पहले, और उस डाकन प्रथा को क्या कर दिया था, उस डाकन प्रथा को मेवाड़ के राजा महाराजा स्वरूप सिंह, डाकन प्रथा, जो कि मेवाड़ के राजा थे स्वरूप सिंह है ना, इन्होंने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इन्होंने डाकन प्रथा को समाप्त कर दिया था, जो कि किसकी थी यह व्यवस्थाएं, ये सब आदिवासियों के अंदर थे। इस प्रश्न का तो सही आंसर 1913 हो गया, ये भी ध्यान रख लेना। अब देखिए डाकन प्रथा का स्वरूप सिंह ने समाप्त कर दिया 1853 के अंदर। यहां तक आप सबको पता होना चाहिए, ये तीनों घटनाएं पता होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो कि क्या है, संप सभा की स्थापना की जाती है। संप सभा, ये प है भाई, ठीक है ना। संप सभा की स्थापना कौन करते हैं, गोविंद गुरु, ठीक है ना, ये नाम ध्यान रखना, गोविंद गुरु है ना। तो अब 1903 के अंदर क्या आता है, 1903 के अंदर ही मानगढ़ के अंदर इसी संप सभा का प्रथम अधिवेशन होता भाई। प्रथम अधिवेशन किसका, संप सभा का। कहां पर, मानगढ़ के अंदर। ये मानगढ़ कौन सा वाला है, बांसवाड़ा वाला। प्रथम अधिवेशन कहां पर हो रहा है, ये मानगढ़ के अंदर हो रहा है। और मानगढ़ कौन सा वाला, जैसलमेर वाला? नहीं भाई, जैसलमेर वाला नहीं है, यह बांसवाड़ा वाला है, ठीक है। यहां पर होता है प्रथम अधिवेशन 1903 के अंदर। और 1913 के अंदर क्या हो रहा है, यहां पर गोविंद गिरी के नेतृत्व में ही यहां पर 1500 से अधिक भील एकत्रित हुए थे, और वो संप सभा का ही आयोजन, उसी का अधिवेशन का आयोजन हो रहा था। तभी यहां पर अंग्रेजों द्वारा वहां पर गोलियां चलाई गई। लगभग 1500 भील वहां पर हताहत होने की खबरें हैं, और उस समय मारे जा चुके थे। और लगभग ये कहां पर पड़ता है, 17 नवंबर, ध्यान रखना, 17 नवंबर 1913 की यह घटना है। यह भी मानगढ़ कहां पर है, और यह भी मानगढ़ वही है जो कि बांसवाड़ा वाला। और यहां पर क्या हो रहा था, इसी अधिवेशन हो रहा था, किसका, संप सभा का अधिवेशन, संप सभा का अधिवेशन। और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। गोविंद गुरु के नेतृत्व में ही हो रहा था, यह बात आपको पता होनी चाहिए, गोविंद गुरु के नेतृत्व में ही हो रहा था। यहां से गोविंद गुरु जी को क्या कर दिया था, कैद कर दिया था, ध्यान रखना, ठीक है। गोविंद गुरु जी को यहां से कैद भी कर दिया था। लगभग 7 साल के बाद में उनको रिहा किया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में काम्बिया नामक, फिर गुजरात चले गए थे, कौन, अरे क्या नाम था उसका, गोविंद गुरु है ना, गोविंद गुरु फिर बाद में गुजरात चले गए थे, और अपना अंतिम समय गुजरात में ही उन्होंने बिताया, यह भी आपको पता होना चाहिए। अंतिम समय उनका गुजरात में बीता। झालोद नामक, गुजरात का झालोद नामक स्थान पर, ध्यान रखना, गुजरात में पड़ता है झालोद, जो कि गुजरात का है स्थान। यहां पर क्या करते थे, गोविंद गुरु जी उपदेश देते थे भाई, यह भी ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है। गोविंद गुरु उपदेश देते थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा जो गोविंद गुरु है, इसका जन्म भी आपको एक बार पूछा गया है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। गोविंद गुरु जन्म
कहां पर होता है, और यह जन्म होता है आपके कहां पर, बांसिया ग्राम। बांसिया ग्राम कहां पर है, डूंगरपुर में, डूंगरपुर, ठीक है, बांसिया ग्राम डूंगरपुर में होता है। उसके अलावा भगत पंत भी इन्होंने ही चलाया था, ध्यान रखना, भगत पंत, भगत पंत अभी अभी आया ना, संप सभा आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट 1911 के अंदर, 1911 के अंदर इन्होंने क्या चलाया था, भगत पंत, भगत पंत इन्होंने ही चलाया था, ध्यान रखना, यह भी इन्होंने ही चलाया था, भगत पंत चलाया था। संप सभा की स्थापना की थी भगत पंत। आदिवासियों को हिंदू धर्म के अंदर ही इन्होंने कहा, आह्वान किया था, इन्होंने प्रेरित किया कि भाई हिंदू धर्म के अंदर ही निवास किया जाए। कौन से, किसको, आदिवासियों को हिंदू धर्म के प्रति उनको अवगत करवाना, उनको, और इसी धर्म के अंदर रहना। ये खुद किससे प्रभावित थे, स्वामी दयानंद सरस्वती से, ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये खुद प्रभावित थे भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती से ये खुद प्रभावित थे, ठीक है। उसके अलावा जो संप सभा स्थापित की थी, संप सभा के अंदर भीलों को एकत्रित या फिर एकता दिखाने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ एकता या फिर खुद एकता, भीलों की एकता को काबू करने या फिर भीलों को एकता दिखाने के लिए, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, इसीलिए संप सभा की स्थापना की। भीलों को जागरूक किया इन्होंने, और भीलों के अंदर प्रेरित किया उनको, और भीलों में लगातार इन्होंने ये प्रयास किए। 1911 भगत पंत, ध्यान रखना, ये डेट ध्यान रखना। गोविंद गुरु, जिनका जन्म बांसिया ग्राम डूंगरपुर में, गोविंद गुरु उपदेश झालोद गुजरात के अंदर, ये भी पता होना चाहिए। प्रथम अधिवेशन मानगढ़ के अंदर होता है, और यह तारीख सबसे इंपॉर्टेंट, और 2012 के अंदर ही यहां पर क्या मनाया गया था, इसके शताब्दी वर्ष मनाया था ना अशोक गहलोत सरकार द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तारीखें पता होना चाहिए। 1822 मेरवाड़ा बटालियन, 1841 मेवाड़ भील कोर, 1853 डाकन पत्ता, कई बार पूछा गया भाई, स्वरूप सिंह समाप्त की थी, किसने, स्वरूप सिंह ने। 1883 के अंदर संप सभा की स्थापना होती है। 1903 के अंदर संप सभा का प्रथम अधिवेशन होता है, जबकि भगत पंत 1911 में चलाया था, किसने, गोविंद गुरु ने। तो सबका सब पूरा याद होना चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार यह घूम फिर के सवाल आ ही जाता है। देखिए, बनी ठनी चित्र किस शैली का है, तो आपको बताना है क्या यह मेवाड़ चित्र शैली का है, या फिर यह बूंदी शैली का है, या फिर बीकानेर शैली का है, या फिर किशनगढ़ शैली का है। अब देखिए, बूंदी ना तो बूंदी का है, ये आपके किशनगढ़ शैली का है चित्र, बनी ठनी, ठीक है। अब देखिए बनी ठनी के बारे में हम पढ़ते हैं। अब बनी ठनी कौन थी, कैसे थे, तो ध्यान रखना, ये किशनगढ़ शैली, सबसे पहले आप जगह किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, ये किशनगढ़ शैली कहां पर पड़ती थी, अभी अजमेर के अंदर है ना, अब ब्यावर जिला बन चुका है ना, तो वहां पर, और बीच में कुछ जिले खत्म भी हो गए थे, तो वो भी ध्यान रखना आपको। लेकिन आपको सीधा ये ध्यान रखना है, किशनगढ़ की जो शैली है उसका क्या नाम है, बनी ठनी, ठीक है। अब किशनगढ़ शैली का जो सर्वाधिक विकास, ये आपको पता होना चाहिए, सर्वाधिक विकास या सर्वाधिक विकास काल, सर्वाधिक विकास या फिर विकास काल क्रम किनके श्रम में स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखना, ये स्टार्ट होता है आपके सावंत सिंह, सावंत सिंह, जिनका एक नाम नागरीदास भी मिलता है, तो ध्यान रखना। और इसका जो इस श्रेणी का, इस शैली का जो श्रवण काल है वो किसका काल है, वो भी इन्हीं का है, यानी कि नागरीदास बोल सकते हो आप, नागरीदास बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो सावंत सिंह, है ना, सावंत सिंह, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, यहां तक तो सबको क्लियर है, किशनगढ़ शैली कहां की है, किशनगढ़ शैली जो कि जिसके वहां पर राजा कौन हुए थे, किशनगढ़ शैली जहां पर नागरीदास ही सावंत सिंह है, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। यहां पर कलर कैसे प्रयोग किए गए, कई बार प्रश्न आता है कि यहां पर रंग कौन से प्रयोग हुए, तो ध्यान रखना, यहां पर गुलाबी, कौन से, गुलाबी और हल्के सफेद, गुलाबी या फिर सफेद बोल सकते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हो हाशिए के अंदर, ये तो गुलाबी और सफेद तो हो गए, लेकिन हाशिए में आपके हल्के गुलाबी भी प्रयोग होता था, हल्के गुलाबी,
यह आपको पता होना चाहिए, यहां पर प्रयोग होते हैं। उसके अलावा केले वृक्ष का वहां पर वर्णन किया गया है, केले वृक्ष का यहां पर इस शैली के अंदर मिलता है उल्लेख। उसके अलावा हंस का चित्र मिलता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। सरोवर का भी मिलता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बेसरी है ना, यह बेसरी जो कि नाक का आभूषण है, इसका भी वर्णन मिलता है। यहां पर वर्णन क्या मिलता है, यहां का चित्र मिलता है, चित्रकला में चित्र बनाते हैं, चित्र बनाया भाई। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज मिलती है, जो कि यहां पर नारी सौंदर्य को सबसे ज्यादा उकेरा गया है, नारी सौंदर्य को सबसे ज्यादा सौंदर्य को उखेरा गया है या फिर चित्रण किया गया है। अब देखिए नारी सौंदर्य, गुलाबी और सफेद रंग, हास्य में हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग, केले वृक्ष का प्रयोग, और सबसे इंपॉर्टेंट भगवान श्री कृष्ण के भी यहां पर पिछवाया, जो सबसे आपको पता होगा नाथद्वारा के अंदर है ना, तो इसका प्रभाव भी कुछ से हद तक यहां पर पड़ा है। और यहां पर भगवान कृष्ण के भी चित्रों का भी चित्र हुआ है। उसके अलावा यहां पर कांगड़ा शैली का भी प्रभाव मिला है, कांगड़ा शैली का प्रभाव, ठीक है ना, कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ा है इस शैली पर। किस पर? किशनगढ़ शैली में, किशनगढ़ शैली। अब देखिए किशनगढ़ शैली में तो ये तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन किशनगढ़ शैली के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे प्रसिद्ध जो कि चित्र है, वो है जिसका नाम है बणी ठनी, है ना, जिसका नाम है बणी ठनी, जिसका नाम है बणी, और यही तो है बणी और ठनी। ये कौन थे और इसका चित्र किसने बनाया? तो ध्यान रखना, ये राजा सावंत सिंह की पत्नी थी, जिसका नाम था विष्णुप्रिया, जो कि सावंत सिंह के क्या थे? सावंत सिंह की पत्नी थी भाई। और इसका चित्र किसने बनाया? तो चित्र बनाया है, ध्यान रखना, इसका चित्र किसने बनाया? मोर ध्वज, नाम ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। मोर ध्वज निहाल चंद ने, किसने बनाया? मोर ध्वज निहाल चंद ने इसका चित्र बनाया था। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए, किसने बनाया? मोर ध्वज निहाल चंद ने बणी ठनी विष्णुप्रिया का चित्र बनाया था। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। उसके वाला इसके बारे में एक लाइन और है। 1973 के अंदर भारत सरकार ने क्या जारी किया था? डाक टिकट, यह भी आपको पता होना चाहिए, डाक टिकट जारी किया था। उसके अलावा इसके बारे में एक और नाम है एरिक डिक्सन, नाम आपने कई बार सुना होगा, एरिक डिक्सन ने क्या कहा? भारत की मोनालिसा भी कहा है इसको, भारत की मोनालिसा, यह आपको पता होना चाहिए भाई। मोनालिसा, भारत की मोनालिसा किसे कहा है? बणी ठनी पेंटिंग का है। उसके अलावा एक आप और याद रख सकते हैं, जिसका नाम है इन्हीं के सावंत सिंह के ही कार्यकाल, सावंत सिंह के ही राजा जब तक रहे थे, उन्हीं के कार्यकाल या फिर उन्हीं के समय का ही एक चित्रकार और है, जिसका नाम है अमीर चंद। नाम याद रखना भाई, यह भी पूछा गया है, अमीर चंद। और इसने भी एक चित्र बनाया था जो बहुत प्रसिद्ध है, इसने बनाया था चांदनी रात के गोष्ठी। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार ये भी पूछा गया है। यहां पर कई बार संगोष्ठी भी लिखा है, तो भी सही है भाई, संगोष्ठी भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, संगोष्ठी या फिर गोष्ठी, ठीक है। उसके अलावा भी यहां पर बहुत चित्रकार हुए थे। अब देखिए कहां लिखे, एक कलर और लेते हैं, कौन सा ले? ब्लैक वाला लेते हैं। यहां देखिए, यहां पर और भी कुछ हुए, कौन हुए चित्रकार हुए, जिसमें से एक तो नानक राम है भाई, नानक राम है, ये आपको ध्यान रखना। एक लाडली दास है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ये अमीर चंद है, मोर ध्वज निहाल चंद है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नानक राम, लाडली दास, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। बणी ठनी जो कि सावंत सिंह के पत्नी, जिसका नाम विष्णुप्रिया था, मोर ध्वज निहाल चंद ने इसका चित्र बनाया था, है ना। और एरिक डिक्सन ने इसको भारत की मोनालिसा भी कहा। 1973 के अंदर भारत सरकार द्वारा क्या जारी कर दिया गया था? डाक टिकट जारी कर दिया था, ठीक है। भारत की मोनालिसा बणी ठनी, यह भी ध्यान रखना। इसमें सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कलर कौन सा था, तो सफेद और गुलाबी रंग, लेकिन हाशिए में
गुलाबी, हल्के गुलाबी रंग का भी प्रयोग हुआ है, यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा केले का वृक्ष का यहां पर वर्णन मिला है या फिर चित्रण हुआ है। उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का भी यहां पर देखने को मिला है। उसके अलावा हंस का चित्र मिलता है, नाक, जो नाक के अंदर आभूषण पहना जाता है बेसरी नामक, उसका वर्णन हुआ है। नारी सौंदर्य को विशेष रूप से यहां पर चित्रण किया गया है। उसके अलावा श्रवण काल नागरिकदास को माना जाता है, इन्हीं के काल में इनके विकास होता है, इन्हीं के काल में इसकी शुरुआत होती है और इन्हीं का काल सबसे श्रवण काल माना जाता है। किशनगढ़ चलेगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है और आगे भी इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना अमीर चंद जो कि चांदनी रात की संगोष्ठी या फिर गोष्ठी, यह भी इन्हीं के काम का चित्रकार थे। नानक राम और लाडली दास का भी आप ध्यान रख सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कमेंट करके जरूर बताएगा प्रश्न आपको कैसे लगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान का लगभग अकेला उत्पादक राज्य है। यह प्रश्न कई बार आता है। यह प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, वो राजस्थान का वो कौन से खनिज है जिसके अंदर सिर्फ राजस्थान उत्पादन करता है, राजस्थान का एकाधिकार है। और यह प्रश्न पूछा भी गया है, क्या सीसा जस्ता अयस्क। हाँ भाई, यह पूरे भारत में राजस्थान सबसे ज्यादा पैदा करता है या फिर उत्पादन करता है। तांबा अयस्क, हाँ राजस्थान करता है लेकिन इतना नहीं है भाई, पूरा एकाधिकार नहीं है। और भी राज्य है उसमें भी जो तांबा वगैरह निकलता है। लेकिन वोलेस्टोनाइट, हाँ भाई ये सिर्फ अपने ही यहां पर अधिकार है, अपने ही यहां सबसे ज्यादा निकलता है। और सबसे ज्यादा सेलेनाइट, यह भी पूरा राजस्थान के अंदर निकलता है। तो इस हिसाब से देखिए, असद इसमें जिसमें ब है वो गलत है, इसमें ब आ गया, इसमें ब आ गया, तो फिर यही होगा, क्योंकि ऊपर वाले में तो दो ही ऑप्शन, एक और होना चाहिए। तो ठीक है, अब देखिए सीसा जस्ता, इधर आ जाएगा सीसा जस्ता और एक नाम है चांदी। यह भी ध्यान रखना, ये सब साथ में ही निकलता है, तीनों आइटम एकदम साथ में ही निकलते हैं। और इन तीनों का अयस्क है वो, ध्यान रखना, इन तीनों का जो अयस्क निकलता है उसका नाम है गैलेना। और ये धातु कैसे है, धातु है या धात्विक है, धात्विक है। तो ध्यान रखना ये धात्विक है, ये धात्विक खनिज है। कैसे खनिज है, धात्विक खनिज है, यह आपको पता होना चाहिए। धात्विक खनिज है, कई बार प्रश्न यह भी पूछा गया है कि कौन से खनिज धात्विक है और कौन से खनिज अधात्विक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। ये धात्विक खनिज है, ये तीनों खनिज साथ में निकलते हैं। अब देखिए राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो खाने पूछी गए हैं, एक तो उदयपुर के अंदर यह मिलता है। और उदयपुर की सबसे महत्वपूर्ण खान जो कि जावर खान है, जो कि राणा लाखा के समय, राणा लाखा, मैं यहां पर लाखा लिख रहा हूं, पूरा लिख देता हूं, लाखा के समय निकली थी। उसके अलावा उदयपुर के अंदर एक और खान है जिसके अंदर है देबारी, और देबारी के अंदर क्या लग रखा है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना लगा हुआ है, ठीक है ना, देबारी के अंदर, यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा राजसमंद के अंदर सीसा जस्ता कहां निकलता है, तो राजसमंद के अंदर एक तो राजपुरा दरिबा है भाई, राजपुरा दरिबा के अंदर क्या निकलता है, ये निकलता है। और राजसमंद के अंदर एक दो स्थल और हैं, एक तो है आपके सिंदेसर कला और एक है सिंदेसर खुरद। ये आपको पता होना चाहिए भाई, दोनों स्थान कई बार ये डायरेक्ट नाम देते हैं और सवाल पूछा जाता है। अब देखिए उसके अलावा भी कुछ है। अब देखिए उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया। अब देखिए भीलवाड़ा के अंदर स्थल है, भीलवाड़ा के अंदर बहुत सारे हैं। आप देखिए एक तो रामपुरा आगुचा, ये भी खान है सीसा जस्ता की। उसके अलावा रामपुरा आगुचा, गुलाबपुरा आगुचा, ध्यान रखना यहां पर भी मिलता है गुलाबपुरा आगुचा, ठीक है। उसके अलावा कौन सा है, गुलाबपुरा आगुचा है, रामपुरा आगुचा है, ये तो यहां से हो गए। और भी भीलवाड़ा के अंदर और कौन सा था, और उसके अलावा देखिए एक अलवर के अंदर है, एक अलवर के अंदर भी है किशोरी गुड़ादास, क्या नाम है, किशोरी गुड़ादास। ये भी यहां से भी क्या निकलता है,
सीसा जस्ता इसी का उत्पादन होता है। और एक और है भाई जो है सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर है माधोपुर, क्या कौन सा, चौथ का बरवाड़ा, क्या नाम है इसका, चौथ का बरवाड़ा। और यहां से भी निकलता है क्या, यही निकलता है भाई सीसा जस्ता, ठीक है। अब देखिए सेलेनाइट जिप्सम, ये तो राजस्थान के बीकानेर में भी है इसका, तो बीकानेर है, नागौर है, नागौर का गोट मांगलो क्षेत्र है, ये भी आपको पता रखना, ठीक है ना। नागौर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। सेलेनाइट का, वोलेस्टोनाइट का उत्पादन होता है आपके सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सिरोही के अंदर, ठीक है ना। सिरोही वोलेस्टोनाइट का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। तांबा उत्पादन में तो कोलन की खान है, कुदान मदान की खान है, देखिए झुंझुनू है सबसे, एक तो झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू के कुदान है, कुदान मदान की खान है, ठीक है। चांदवाड़ी है, यह भी आप ध्यान रखना, झुंझुनू के अंदर एक तो चांदवाड़ी है, कुदान मदान है, ठीक है ना। उसके से एक आपके क्या नाम है इसका, ये क्या नीमका थाना के अंदर एक पड़ता है, अरे उसका क्या नाम है, अभी मेरा निकल गया दिमाग से, सीकर है, नीमका थाना है, ठीक है ना। ये तांबा उत्पादन करते हैं भाई, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, बीदासर, चूरू वाला, चूरू का बीदासर, ये भी ध्यान रखना, बीदासर, बीदासर, ठीक है। हाँ, नीमका थाना में मैंने कहा ना अभी खेतड़ी वाला क्षेत्र, मैंने कहा ना अभी भूल मुझे अभी दिमाग से निकल गया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए भाई, ये सब आपको पता ही होने चाहिए। यहां से सीधा डायरेक्ट वो क्या देता है, इस खान का नाम देता है जावर या फिर देवारी या फिर राजपुरा दरिबा या फिर रामपुरा आगुचा, वो खान का नाम देता है और आगे पूछता है ये कौन से खनिज से संबंधित है। अब आपको बताना होता है कि ये कौन सा खनिज है, कौन सी खान है और ये कौन से जिले के अंदर है, ठीक है, तो पता होना चाहिए यहां तक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो देखिए मोहनलाल सुखाड़िया को या फिर हीरालाल शास्त्री को या जय नारायण व्यास को, हरदेव जोशी को, है ना। तो ये तो सीधा सा प्रश्न है, जय नारायण व्यास को राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है। राजस्थान के ये तीसरे मुख्यमंत्री भी बने थे भाई, तीसरे मुख्यमंत्री, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जोधपुर से थे भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए, जोधपुर से थे, पहले ये चुनाव हार गए थे, फिर बाद में इन्होंने किशनगढ़ पे वापस उपचुनाव में ये जीत के गए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोहनलाल सुखाड़िया जो कि राजस्थान का सबसे लंबा मुख्यमंत्री कार्यकाल, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहां से, उदयपुर से, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलें आगे, जय नारायण व्यास के बारे में आपको ध्यान रखना होगा भाई, ठीक है ना। ये पॉलिटी का क्वेश्चन यहां आ गया, पॉलिटी की जब क्लास लेंगे इसको सही ढंग से हम देख लेंगे पूरा का पूरा इनको। हाँ ठीक है, अगला देखिए, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तर बरद कहा है भाई, बख्तर बरद का, क्या चित्तौड़ दुर्ग है, क्या कोमलगढ़ दुर्ग है, या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग है, या फिर रणथंभौर दुर्ग है। प्रश्न का सही आंसर रणथंभौर दुर्ग है भाई, रणथंभौर दुर्ग वो दुर्ग है जिसने अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। और ये क्यों कहा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है रणथंभौर जो कि अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दुश्मन सेना को बड़ी कठिनाई से यहां तक पहुंचा जा सकता है, यहां पर इसको भेजा जा सकता है, इसीलिए इस दुर्ग को इसने कहा था बख्तरबंद दुर्ग है। अब देखिए रणथंभौर दुर्ग, इंपॉर्टेंट यह है कि रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर रणथंभौर जो कि कहां पर है, सबसे इंपॉर्टेंट तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर ये दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग को राजस्थान का सेकंड छोटा भाई, है ना, राजस्थान दुर्गों का छोटा भाई, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसका
क्या बोल सकते हो? हमीर, हमीर की आन बान शान, आन बान शान, शान का प्रतीक, ठीक है। उसके अलावा यहां इसको एक तो ये बोला जाता है। उसके अलावा राजस्थान का जो पहला जोर है, प्रथम जोर, इसी दुर्ग के अंदर होता है। इसी दुर्ग के अंदर प्रथम जोर होता है, जो कि क्या होता है, आपके 1301 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया, तो यहां के राजा कौन थे? हमीर। हमीर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाए। तो इन्हीं की पत्नी, क्या नाम है? रंगा देवी, रंगा देवी है ना। इन्होंने ही प्रथम जोर किया था। यह घटना देखने को मिलती है, तारीख 11 जुलाई है भाई, 11 जुलाई है। थोड़ा देख लेना भाई यहां पर, थोड़ा 11 जुलाई, ठीक है ना। हमीर की आन बान शान, ठीक है। उसके अलावा इस दुर्ग के बारे में क्या प्रसिद्ध है? तो देखिए, इस दुर्ग के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है 32 खंभों की छतरी। यह कैसे, किसकी छतरी है भैया? 32 खंभों की छतरी इंपॉर्टेंट है। यह छतरी, क्योंकि यह छतरी दो जगह बनी हुई है, क्योंकि 32 खंभों की छतरी एक और जगह बनी हुई है। यह 32 खंभों की छतरी कहां पर बनी हुई है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर भैया, रणथंभौर दुर्ग में बनी हुई है। और ये दुर्ग में किसकी छतरी है? तो ध्यान रखना, हमीर के पिता, हमीर के पिता जैत्र सिंह की, या फिर है ना, हमीर के पिता जैत्र सिंह की है छतरी है, जो कि 32 साल की याद में या उपलक्ष्य में बनाई गई थी। 32 सालों का इस राज्य के ऊपर राज था जैत्र सिंह के, उनके बेटे ने, मतलब अपने पिता की याद में बनाई। एक 32 खंभों की छतरी कहां पर है? मांडल भीलवाड़ा के अंदर है, जो कि जगन्नाथ कचवा की है भाई। जगन्नाथ कचवा की छतरी 32 खंभों की छतरी कहां पर है? मांडल भीलवाड़ा के अंदर। अब देखिए इस दुर्ग के अंदर और क्या है? नौलखा, नौलखा, नौलखा क्या है यहां पर? मेन गेट है भैया, मेन दरवाजा। उसके अलावा सूर्यपोल भी है भैया, मेन दरवाजा, दरवाजा, मेन दरवाजा नौलखा। उसके अलावा भगवान श्री गणेश, गणेश जी का त्रिनेत्र, गणेश जी का मंदिर है भैया, ठीक है ना, गणेश त्रिनेत्र मंदिर है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि इस दुर्ग में सबसे इंपॉर्टेंट, इसी दुर्ग के अंदर आपको बता दें, इस दुर्ग के अंदर क्या मिलता है? इसी दुर्ग के अंदर मस्जिद, मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर, ये तीनों एक साथ मिलते हैं इस दुर्ग के अंदर। गिरजाघर, ठीक है ना, गिरजाघर, गिरजाघर है भी, ठीक है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, राजस्थान का ये वो एकमात्र दुर्ग है जिसके अंदर ये तीनों चीजें मिलती हैं। और यहां पर 32 खंभों की छतरी, नौलखा मेन दरवाजा, नौलखा गेट है भाई, नौलखा दरवाजा बोल सकते हो, गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर है। उसके अलावा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इस दुर्ग को क्या कर रखा है? शामिल कर रखा है। यह भी आपको पता होना चाहिए, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर 2013 के अंदर इसको शामिल कर दिया गया था, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर अभ्यारण्य भी है यहां पर, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेहरानगढ़ जोधपुर वाला, कुंभलगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए सॉरी, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, क्या भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाते हैं, या फिर आषाढ़ कृष्ण तृतीया को मनाते हैं, या फिर श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाते हैं, या फिर चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाते हैं? कौन सी वो तारीख होगी जिसके, तो देखिए श्रावण शुक्ल तृतीया यहां पर क्या मनाते हैं हम? ये कौन सी पूछ रहा है? कजली तीज, ये बड़ी तीज, सातोड़ी तीज है, लेकिन ये देखिए श्रावण शुक्ल तृतीया को हम मनाते हैं छोटी तीज। कौन सी? छोटी तीज। और जब तेज की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? तेज की सवारी कहां की प्रसिद्ध है भैया? जयपुर की प्रसिद्ध है। सवारी लिखना था, सवारी लिख दिया मैंने। तेज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है,
यह भी आपको पता होना चाहिए। और यह क्या है, चैत्र शुक्ल तृतीया को हम क्या मनाते हैं, गणगौर मनाते हैं, गणगौर। ठीक है, यह अंतिम त्योहार है, अंतिम त्योहार, यह अंतिम है, लेकिन शुरुआत इससे होती भाई, किससे, तीज त्योहार ना, तीज त्योहारा ले डूबी बावड़ी है ना, तीज त्योहारा, ये शुरुआत यहां से होती भाई तीज से। ठीक है, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, छोटे तीज, तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है और शुरुआत यहां से होती है। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर भाद्रपद कृष्ण तृतीया है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को हम क्या मनाते हैं, काजली तीज मनाते हैं, और इसी का नाम है सातोड़ी तीज, सातोड़ी तीज, क्या नाम है, सातोड़ी तीज, इसी का नाम है कजली तेज, कजली तेज, और इसी का नाम है बड़े तेज, क्या नाम है, बड़े तेज। और इसी का ही मेला प्रसिद्ध है, कहां का, बूंदी, बूंदी का मेला प्रसिद्ध है, और बूंदी की तीज प्रसिद्ध है भाई, बूंदी की तीज प्रसिद्ध है। देखिए, बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की सवारी निकल जाते हैं। तो यहां पर सातोड़ी तेज, कजली तेज और बड़ी तीज, ध्यान रखना, सातोड़ी तीज, बूंदी की तीज या फिर कजली तीज, ये सभी कहां की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। तो अब आपको याद होना चाहिए, यहां पर देखिए, भाद्रपद कृष्ण तृतीया बड़ी तीज, श्रावण शुक्ला तृतीया छोटे तीज, यहां पर वे सारा, यहां पर सारा सब कुछ सेट हो रहा है। चैत्र शुक्ला तृतीया को क्या मनाया जा रहा है, गणगौर मनाई जा रही है, तो ये याद होना चाहिए आपको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके अलावा वैशाख शुक्ला तृतीया को हम आखा तीज भी मनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा भी गया है। CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सिरे स्थित है, क्या यह लखनऊ के अंदर है, पिलानी के अंदर है, अजमेर के अंदर है, या फिर नई दिल्ली के अंदर है। अजमेर के अंदर तो राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र स्थित है भैया, ठीक है। लेकिन पिलानी के अंदर स्थित है सिरे बिट्स, ये बिट्स की फुल फॉर्म है, ठीक है ना, बिट्स पिलानी, जो कि कहां पड़ता है, झुंझुनू के अंदर, बिट्स पिलानी झुंझुनू के अंदर पड़ता है, और ठीक है ना। यह जो भी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है, जिसका शॉर्ट फॉर्म सिरे, जो कि कहां पड़ता है, पिलानी झुंझुनू के अंदर, ठीक है ना। ये ध्यान होना चाहिए आपको, एकदम फैक्ट वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया ऐसा भी प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, क्या बेरठ से हुए हैं, क्या नगरी से हुए, या फिर रेड से हुए, या नगर से हुए। यहां पर इस प्रश्न का तो सही आंसर नगरी होगा, लेकिन देखिए नगरी और नगर दो ऑप्शन दे रखे, नगर टॉक में है, जहां से क्या कौन से सिक्के मिले, मालव प्रदेश के या फिर मालव सिक्के मिले, यहां पर मालव सिक्के, ठीक है। कहां से मिले, नगरी से मिले हैं, ध्यान रखना। रेड भी टॉक के अंदर है, यह भी ध्यान रखना, लेकिन नगरी कहां पर है, चित्तौड़गढ़, माध्यमिका नगरी या फिर चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के अंदर भैया। और विराट तो आपको ध्यान होगा, विराट से क्या मिले हैं, अशोक के शिलालेख मिले, अशोक के शिलालेख कहां से मिले, अशोक के शिलालेख, भामरू है ना, शिलालेख मिले, अशोक के शिलालेख मिले। उसके अलावा मत्स्य जनपद की राजधानी भी था, मत्स्य जनपद की राजधानी भी था। ये राजधानी कहां पर पड़ता है, जयपुर के अंदर पड़ता है, लेकिन अब नवीनतम जिला एक और बन चुका है, कोटपुतली बहरोड, तो ध्यान रखना वो भी। अगर कोटपुतली जयपुर वो नहीं आया तो जयपुर, अगर ऑप्शन हो जयपुर से होगा भाई, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां से कैप्टन बरट ने खोज की थी 18 उसके अलावा कलाइल ने भी यहां पर खोज की, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान होना चाहिए किसके बारे में, 16 सिक्के मिनंडर के काल के कहां मिले, नगरी से, नगर से मालव जनपद लिख दीजिएगा आप, मालव जनपद के सिक्के कहां से मिले हैं आपको
नगर टॉक से मिले हैं। नगरी चित्तौड़गढ़ में है, मैं बार बार बोल रहा हूं, नगर टॉक के अंदर है, रेड टॉक के अंदर है, लेकिन नगरी माध्यमिका चित्तौड़गढ़ है। ठीक है ना। आज का अब ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार का राजवंश से संबंधित नहीं है? क्या नागभट्ट सेकंड था? यस, ये तो था भाई। देवपाल था। महेंद्रपाल फर्स्ट था, लेकिन ये कौन सा भाई, ये तो हमने भी नहीं सुना, तो मतलब ये नहीं था। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित कौन सा नहीं था? भर्तृहट्ट नहीं था। ठीक है ना, भर्तृहट्ट नहीं था, यह आपको पता होना चाहिए, भर्तृहट्ट नहीं था। उसके अलावा कुछ जानकारी मैं और दे देता हूं। प्रतिहार वंशों की जो, अब देखिए, जो प्रतिहार वंश है, प्रतिहार वंश, इनके जो शुरुआत है वो मंडोर से होते हुए, ये भी आपको ध्यान रखना, प्रतिहार वंश मंडोर से, और मंडोर से ही पहला शासक तो हरिश्चंद्र था। यहां पर हरिश्चंद्र यहां पर आदि पुरुष कहलाता है, आदि पुरुष, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो रज्जिल बना था, ये मंडोर का पहला शासक था भी, पहला प्रतापी शासक है ना, या चाहे प्रतापी नहीं, पहला शासक लिख दिए, पहला शासक। उसके अलावा जो ये नागभट्ट था, नागभट्ट, केवल नागभट्ट है, ना प्रथम है ना कुछ भी नहीं आगे, केवल नागभट्ट है भैया, नागभट्ट। तो ये मेड़ता का था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये ध्यान रखना भाई, प्रतिहार जो वंश है वो, ये प्रथम गुर्जर प्रतिहार है, ये प्रतिहार वंश के बारे में बता रहा हूं मैं। मंडोर इनकी शुरुआत में यही स्थान रहा है इनका, जो कि प्रतिहार वंश का मंडोर। और यहां पर हरिश्चंद्र का जो हुआ था मंडोर के अंदर शासक, उसको आदि पुरुष कहा जाता, सबसे पहले यही हुआ था। और इन्हीं के आगे वंशज करते करते रजेल जो कि यहाँ का पहला शासक बनता है, और नागभट्ट जो कि मेड़ता से बना था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, तो जरूर बताएगा। प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, और आप जरूर बताएगा हमें कमेंट करके आपको ये प्रश्न कैसे लगे, ये प्रश्न आपको कैसे लगे, और कमेंट करके जरूर बताएगा। आगे भी हमारी ऐसे ही लगातार क्लासें आती रहेगी, आप जरूर से इन क्लासों को पूरा देखिएगा, इनकी व्याख्या को बेझिझक एकदम पूरा ध्यान लगा के देखने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहां से बनेगा। आप एग्जाम से पहले इनको क्लासों को देख के जरूर जाएगा, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो इन्हीं, ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाते रहिएगा, मजबूत तरीके से तैयारी लगातार जारी रखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, और क्लासों का फायदा उठाते रहिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसे ही क्वेश्चन और ऐसी ही व्याख्या के साथ में हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए हम विदाई चाहते हैं भाई। धन्यवाद आपका बहुत बहुत क्लास देखने के लिए।